नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। लगातार अफगानिस्तान से जुड़ी खबरें और अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो चुका है। हालांकि औपचारिक तौर पर किसी तालिबानी नेता की ताजपोशी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद डरावनी हैं, खौफनाक हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, जहां काबुल से भारत लौटने वालों का सिलसिला एक तरफ लगातार जारी है, वहीं काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर सबको डरा रही है, सन्न कर रही है। इस फायरिंग के दौरान कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान। लेकिन फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर ये 4 मेहमान जुड़ गए हैं, ये 4 अफगान नागरिक जो भारत में हैं। सबसे पहले इस तरफ अहमद नज़ीर हैं। 18 जुलाई को 2021 यानी इसी साल 18 जुलाई को ये दिल्ली आए थे अफगानिस्तान की ओर से एक मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने। ये साथ में नीलाब बैठी हैं जो यहाँ पर 2017 से रह रही हैं। इस तरफ मीना ओमेरी हैं, ये भी साल 2015 से भारत में रह रही हैं। और ये फिरोज़ा हैं, ये भी भारत में 2017 से रह रही है। किसी न किसी वजह से तालिबान के डर से, अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के चलते ये सभी लोग भारत आ गए, भारत में शरण ली है। सबसे पहले शुरुआत अहमद नज़ीर से करूंगी क्योंकि ये सबसे रिसेंटली अभी आए हैं। 18 जुलाई को पिछले ही महीने आए थे यहाँ पर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने। अहमद, आप तो खुद को काफ़ी खुशकिस्मत समझ रहे होंगे कि आपके यहाँ आने के बाद वहाँ कितने हालात बिगड़ गए। यहाँ आपके साथ साथ और कौन है और वहाँ के अभी आपके परिवार के लोग हैं? मेरा नाम अहमद नज़ीर रहीमी है। मैं अफ़गानिस्तान से और सिंस 18 जुलाई को मैं अफ़गानिस्तान छोड़कर इंडिया आ गया था। मेरा एक फ़ाइट था, मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट अगेंस्ट इंडिया, और फॉर्चुनेटली हमने अपना फ़ाइट ख़त्म करके 3 दिन फाइट के बाद हमको वापस जाना था अपना ही घर अफ़गानिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप सब देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का कंडीशन कितना ख़राब हो गया और फ्लाइट सब बंद हो गया। यहाँ पे आपके साथ और कौन कौन है? यहाँ हमारे साथ मेरा अम्मी है और मेरा 2 छोटे बहन है, मेरा 2 छोटा भाई है और मेरा फादर और 2 बड़ा भाई, वो सब अफगानिस्तान पे है। उनकी चिंता होती है, आपको फिक्र होती है? हाँ, बहुत होती है क्योंकि अफगानिस्तान का कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। आप बता रहे थे कि आप खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आपकी बहनें और माता या मम्मी आपकी यहाँ पर हैं क्योंकि वहाँ महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है। आप एक किस्सा बता रहे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अम्मी और हमारा बहनें इधर है और अनफॉर्चुनेटली हमारा फैमिली भी बहुत है उधर, हमारा कंट्री वुमेंस भी है उधर। तालिबान लोग अभी एक नया रूल बना दिया, जो लड़की 14 इयर्स पे होती है तो वो तालिबान लोग ज़बरदस्ती उनको लेकर अपने ही लोगों के साथ उनका निकाह कर देते हैं। ये तो सही बात नहीं है और ये सब का वीडियो भी निकल गया है, आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। 14 इयर्स ओल्ड लड़की को तालिबान लोग ने ज़बरदस्ती उनका पेरेंट्स के सामने से निकाल के अपना साथ ले गए। जबकि तालिबान बार बार उनके प्रवक्ता ये मीडिया को बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब लोग देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आप चेक करिए, वो सबको दिखाई दे रहा है कि तालिबान ने क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मीना, ऐसा है? ये बता रही है, बता रहे हैं कि 14 साल 100%, क्योंकि 14 साल की बात या 12 साल के बच्चे के साथ उसने आज मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया कि 12 साल लड़की के साथ बलात्कार किया और 2 लेडीज़ को उसको गला काट दिया और बाकी लेडीज़ बुकरा सर के भाग गए। वो भी इसी मज़ार में जो ये बोल रही भाई से जो बोल रही है, मज़ार से बात मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ से। प्रॉब्लम ज़्यादा है मैम, इसीलिए तो लेडीज़ और महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है। बहुत आप वहाँ से इसलिए आई थी क्योंकि आपकी जान को खतरा था? हाँ जी, मैं भी वहाँ से जो आई थी, मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, इसलिए मैं भागकर यहाँ आई। क्या खतरा था, क्या प्रॉब्लम खतरा था? जो मेरे को तालिबान से आपने हाँ हाँ, मेरे तालिबान से खतरा था मेरे को। और मेरे बच्चे को 10 साल की बेटी है, उसका निकाह बड़ी तालिब से करवाती है। अगर मैं उधर रुक जाऊँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। मैं नहीं कर सकती हूँ कि अपने बच्चे को इतने सालों से मैंने उसको बड़ा किया है, मैं किसी आतंकवाद के हाथ में दे दूँ। क्योंकि तालिबान आप अपनी बच्ची को आतंकियों को सौंप दीजिए। नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ, कोई भी माँ ऐसा नहीं कर सकती है।
ऐसा किसने कहा आपसे? तालिबान ने, क्योंकि क्या कहा, जरा पूरा बताइए हमारे दर्शक। मेरे पड़ोस में है तो एक लड़की था, वो हम लोगों ने उसके साथ शादी में गई थी। जब रास्ते में हम लोग आई तो हमारी गाड़ी पर अटैक हुआ, बहुत प्रॉब्लम हो गई हमको, लेकिन हम लोगों ने भागकर वहाँ से आई, क्योंकि मेरे को बोला था कि ये फैमिली, इसकी मेंबर जो फैमिली है ये पुलिस अफसर है, इसको, इसकी बेटी को, जो बंदे का पुलिस अफसर में उसके फैमिली है तो उसको सारी, उसकी लड़की चाहे 10 साल का हो या 12 साल का हो या 15 साल का, उसकी शादी किसी न किसी के साथ तय होती है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि अपने लेकिन बच्चों ये कैसे जगह है दुनिया में कि 10-12 साल की लड़कियों, यही मैं हम लोग भी सोच रही है कि मैम कि कैसे हालत है इन बच्चियों को। कुछ ये इस्लाम में तो नहीं है, कोई इस्लाम में 10 साल बच्चे के साथ किसी की शादी नहीं हो रही है, और ये लोग अपने आप को इस्लाम बोलते हैं, और इसके साथ जो है हाथ, इसकी जो है तालिबान के साथ इसकी पाकिस्तान का हाथ है, जो पाकिस्तान हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चे को, हमारी जवानों को लेकर जबकि पाकिस्तान में तो वो लोग इस तरह के इतने गंभीर हालात नहीं है महिलाओं के। वो अपने मुल्क को कैसे आपके मुल्क को बर्बाद कर रही है, हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही है। वो क्या चाहती है? वो यही चाहती है कि हमारे मुल्क उसके कब्जे में आ जाए। वही चाहती है कि हमारी महिलाओं पर पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, हमारी कुदरत पर नहीं आ जाए, हमारे मुल्क ठीक से शांत से नहीं रहेगी। यही चाहती है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ऐसी है जो कभी मैं बोलती है, सॉरी मैं ये भी बोलती हूँ कि कुत्ते का दुम कभी भी सीधी नहीं होती है। वो पाकिस्तान ऐसी है, जितना भी उसके हाथ में आ जाएगी, हमारी महिलाओं पर, हमारे बच्चों पर, हमारी आर्मी पर वो अटैक कर। और भारत ने वहाँ कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स लगाए पिछले सालों में। जी, भारत ने तो अफगानिस्तान को आगे बढ़ाया। तो अफगानिस्तान का जान है, ये तो हम सभी जानती है। उतनी प्यार करते हैं जो हमारे साथ, जो हम लोग यहाँ रह रही है, हमारी भारत से यही खुशी है जो हमको, हमारी महिलाओं को बहुत इज्जत दिया है, हमारी कुछ सेफ्टी जगह दिया है, हम सेफ है यहाँ। लेकिन फिर भी हम लोगों को जान को खतरा क्यों है? क्योंकि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट देती है तालिबान को, फिर भी वही तालिबान इंडिया को भी अटैक कर सकती है। लेकिन इंडिया सक्षम है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी दे चुका है, आगे भी दे सकती है, इंशाल्लाह हो सकती है। मैं आप सबके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त प्रवीण जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। ये हाल ही में काबुल से लौटे हैं, अफगानिस्तान से लौटे हैं, जो इवैक्यूएटेड, रेस्क्यू किए गए भारतीय लाए गए हैं देश में, उनमें से एक प्रवीण है। प्रवीण, आप कब लौटे हिंदुस्तान, अपने देश, और अपनी आप बीती हमारे दर्शकों को सुनाइए पिछले कुछ रोज की। सबसे पहले तो मैं मीडिया का और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने हमारे को रेस्क्यू करके अपने घर तक पहुंचाया, जिसकी बदौलत आज हम अपने परिवार के साथ हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहां से रेस्क्यू किया गया 22 तारीख को, जिस दिन राखी थी उस दिन हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे सुबह 5:45 जी। तो उससे पहले जो था, आप कई दिन तक काबुल एयरपोर्ट पर ही थे। आप क्या काबुल में ही रह रहे थे, वहाँ क्या करते थे, या अफगानिस्तान के किसी और इलाके में थे आप? मतलब क्या था, पूरी कहानी बताइए अपनी। नहीं, हम काबुल में, मेन काबुल में थे, जो एम्बेसी में हमारी ड्यूटी थी। तो 15 तारीख को तालिबान ने वहाँ पूरा कब्जा कर लिया। तो उसी रात हमारे को, हम वहाँ से निकले 11:30, रात के 11:30 बजे पैदल निकले हम लोग। पैदल निकलकर हम दूसरे एम्बेसी में पहुंचे हैं। वहाँ पर हमारे पहले से बंदे लोग थे, तो उन्हीं के साथ हम जा करके मैं वहीं रहे। हम 4 दिन तो वहीं एम्बेसी में ही रहे। अंदर गेट में भी हमने ताला लगा दिया था, और पीछे वाला गेट था उसमें भी ताला लगा दिया था। लेकिन तालिबान उस गेट में, बाहर तालिबान के लोग खड़े हुए थे, ड्यूटी दे रहे थे, और इस गेट में छोटा वाला गेट था जो हमारा पीछे वाला। तो उसके अगले दिन तालिबान हमारे पास आए रात को, कम से कम एम्बेसी 10 बजे करीब। एम्बेसी में हाँ, पीछे वाले गेट में। तो 5 जने थे वो तालिबान। तो उन्होंने हमसे गेट खुलवाया, तो जब हमने गेट खोला तो 5 जने अंदर आए। तो उसने हमारे को ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अभी आप लोग एयरपोर्ट मत जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है, कुछ भी हो सकता है, रात का वक्त है, तो अभी आप लोग यहीं रहिए। और तालिबान ने आपसे कहा कि आप लोग एम्बेसी में ही रहिए, एयरपोर्ट मत जाइए। हाँ, वो एयरपोर्ट मत जाइए, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे 4 बंदे जो थे वो चले गए थे, क्योंकि उन्होंने टिकट बुक कराया था। 16 तारीख को उनकी फ्लाइट थी भारत आने का, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल होगी बाद में। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, बाहर ही थे, लेकिन तो उनको भी डंडे टुंडे लगे, फिर वो रात को वापस ही आ गए थे। तो उसके बाद फिर आप अगले रोज एयरपोर्ट आए? नहीं, अगले दिन भी हम वहीं रहे, 3 दिन तक हम वहीं रहे, अंदर ही रहे। उसके बाद जाकर के फिर हमारे को बोला सुबह आप लोग निकलो फटाफट।
ये आपको किसने तो कहा कि आप निकलो? आपके एम्बेसी के लोगों ने कहा या? नहीं, वहाँ से मैसेज आया था आप लोग अभी एयरपोर्ट पहुंचे बोल के। तो ये जो हम तालिबान के लोग आए थे, हम समझना चाह रहे, तालिबान के लोग आए थे, आपको कहा कि आप मत जाओ एयरपोर्ट पे, यहीं रहो, ये मतलब इन लोगों का रवैया किस तरह का था? क्या कैसे आपसे बात की उन्होंने? और शहर भर में वो घूम रहे थे, क्या लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे? किस तरह का रवैया था इनका? रवैया तो जब हमसे मिले हो तो रवैया तो उनका ठीक था, लेकिन उनका भरोसा नहीं है, कभी भी वो रात को भी आ सकते या क्या देखने आए लोग हैं यहाँ पर, रात को हम अटैक करें तो कैसे अटैक करेंगे? कभी भी रवैया तो बदल हमें सकते हैं। हाँ, तो हमें तो डर तो लग ही रहा था कि रात को कभी भी आ सकते हैं। तो आप जब एयरपोर्ट पर आए, काबुल एयरपोर्ट की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी, वहाँ पे लोग मारे भी गए थे, अभी भी वहाँ बुरी हालत है। एयरपोर्ट के बाहर इतने लोगों की भीड़ है, अंदर इतने लोग हैं, तमाम देशों के लोग, एयरक्राफ्ट वहाँ पर हैं। तो एयरपोर्ट का ज़रा जो कितनी देर तक आप एयरपोर्ट पे रहे और वहाँ का जो मंजर था, जो तस्वीर थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। एयरपोर्ट का तो हम सुबह 6 बजे पहुँच गए थे एयरपोर्ट के बाहर ही। जो यूएस का एयरपोर्ट है वहाँ हम बाहर पहुँच गए थे सुबह 6 बजे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो इतनी भीड़ थी वहाँ, तो हमारे को तो आगे जाने की जगह ही नहीं मिली। तालिबान लोग खड़े थे, बंदूक लेके खड़े थे, गोली चला रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर लोग थे, हाँ एयरपोर्ट के बाहर ही, कम से कम वहाँ से एयरपोर्ट आधा किलोमीटर है अंदर। तो महिलाओं को मार रहे थे, लड़के लोग थे बेचारे, अच्छा। कॉलेज के जाने वाले, सब देश छोड़ के जा रहे थे वो लोग। तो ये कौन महिलाएं थी जिनको तालिबान के लोग मार रहे थे? ये अफगान महिलाएं थी या जो नॉर्मल यात्री थे? नहीं, सारी अफगान थी, अफगानी है उधर ज्यादातर तो पूरे। तो ये एयरपोर्ट के बाहर जो महिलाएं थी उनसे मारपीट कर रहे थे? ये महिलाएं क्या अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए आई थी? हाँ, एयरपोर्ट जाने के लिए आई थी। वो सब महिलाएं छोड़ के अपना क्या नाम है ये छोड़ देश छोड़ के जा रही थी। वो सब बच्चे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे, उसको मार के धक्के मार रहे हैं। तो लड़के लोग को लात मार रहे हैं, वो गोली चला दे रहे हैं, बंदूक चला दे रहे हैं, उसके ऊपर बंदूक लगा दे रहे हैं, लड़के लोग के ऊपर, बूढ़े लोग को मार रहे हैं। ऐसा था, कोड़े मार रहे हैं, सबको भगा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। हम हाँ, एयरपोर्ट के बाहर हमें को तो अंदर जाने नहीं दिया। हम तो फिर एक साइड खड़े हो गए। तो तालिबान लोग आए, बोला आप लोग को कहाँ जाना है? हमने बोला हमारे को हिंदुस्तान जाना है। तो पूरे बोला ठीक है, जितने हिंदुस्तानी एक साइड खड़े, एक साइड बैठ जाओ। बोला कि हमारे को एक साइड बिठा दिया सबको। लेकिन उस हमारे बीच में था ये क्या नाम, ये अफगानी लोग भी आके बैठ गए, जो क्या नाम ये अफगान छोड़ के जा रहे थे, वो भी हमारे बीच में शामिल हो गए। तो फिर दोबारा फिर आए वो लोग, फिर उनको घसीट के निकाला हमारे बीच में से। तो उनको मारे, किसी को लात मार रहे, किसी को कुछ मार रहे। लेडीज लोग थी उनको भी मार रहे, भगाया उनको। फिर 11 बजे करीब उनका तालिबान का एक बड़ा आदमी आया उनका। तो उसने बोला फिर इनको सबको मार के भगाओ। वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी, हम तो ऐसे डर के बैठे थे कि अब पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद तो उन्होंने इतनी फायरिंग शुरू कर दी, सबको लात मारना शुरू कर दिया, बच्चे बुच्चे कोई नहीं देख रहे। वो लोग जो मिल रहा उसी को मार रहे, कोड़े मार रहे, बंदूक से मार रहे, लात मार रहे, सबको भगाया। मैं आपके पास आती हूँ प्रवीण, यहाँ काफी भावुक माहौल हो गया है। मैं देख रही हूँ कि मीना की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर कि वो अफगान महिलाएं बेचारी और वो बच्चे जो अफगानिस्तान छोड़ने की जल्दी में थे और भागना चाहते थे, एयरपोर्ट के बाहर तालिबान उनको पकड़ के कैसे मार रहे थे, तालिबान के लोग कोड़ों से पीट रहे थे। मीना आप खुद को संभालिए, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। ऐसे कितनी अफगान महिलाएं, बच्चे, पुरुष, तमाम हर तबके से जुड़े लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में, काबुल में, हामिद करज़ाई एयरपोर्ट के बाहर इस इंतज़ार में हैं कि कैसे वो उस मुल्क से निकले बाहर, कैसे वो हवाई अड्डे के अंदर जा पाएँ, कोई फ़्लाइट पकड़ लें, कोई भी फ़्लाइट पकड़ लें, कहीं भी निकल जाएं, बस अफ़गानिस्तान से जाएं। मीना आप खुद को कंट्रोल कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आपके भी परिवार के लोग वहाँ हैं। हाँ जी सर, मैम। तो आपके परिवार के लोग भी वहाँ से आने के इच्छुक होंगे कुछ आपके? हाँ जी, मैंने अपनी मम्मी के लिए और अपनी फैमिली के लिए मैंने वीज़ा का अप्लाई किया है ऑनलाइन, लेकिन पता अभी तक नहीं है कि कब तक निकल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है, वो भी पंजशेर में है। बहुत मैं परेशान हूँ, अपनी माँ के लिए अलग नहीं, अपनी सारी अफगानी लोगों के लिए, अपनी सारी महिलाओं के लिए, सारे बच्चे के लिए। पंजशीर घाटी में है? हाँ जी, वहाँ तो इस वक्त बहुत युद्ध जैसे हालात हैं, क्या करें, तालिबानियों और पंजशीर के लड़ाकों के हम लोग नहीं रह सकते काबुल के अंदर क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है। अब
तालिबान सीधा हमारी घर आ सकती है। मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए पंजशीर वो लोग चला गए सेफ्टी के लिए। क्योंकि कब गए वो लोग पंजशीर? तकरीबन जो काबुल को उस दिन काबुल से लिया था उसी दिन हमारी फैमिली पंजशीर गई। कौन कौन है आपके परिवार में जो वहाँ पंजशीर? मेरे परिवार में मेरे मामी हैं, उसके बच्चे हैं, मेरे माँ हैं और मेरे कोई नहीं है। पंजशीर में मीना जो इस वक्त हालात हैं वहाँ पे, पंजशीर ही ऐसा इलाका है जो अभी तालिबान के कब्जे में नहीं आया है। हाँ जी। और पंजशीर के लड़ाके जो हैं, अहमद मसूद हो या हाँ जी। अमरुल्ला साले जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे आपके, ये सब लोग अभी भी अपनी फौज के साथ वहाँ तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तालिबानी भी लड़ाके वहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा, अभी भी तकरीबन 20-25 बच्चे को तालिबान ने पकड़ में लिया है अपनी हिरासत में, क्योंकि अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद लड़ाई ना करे। तो फिर भी अहमद मसूद ने बोला है चाहे मेरा बच्चा हो या मेरे भाई हो उसकी कैद में भी होगा, लेकिन उन 20-25 बच्चों के लिए मैं अपने सारे देश को नहीं छोड़ सकती हूँ। चाहे उसको मारो, सभी उसके माँ बाप ने सभी बोला है कि मारो मेरे बच्चों को, लेकिन हमने अपनी कंट्री को तुम लोगों से आज़ाद करना चाहिए। अहमद मसूद ने तो एकदम झंडा बुलंद रखा है हाँ जी। अफगानिस्तान का, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं वहाँ पर तालिबानियों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ यहाँ पे फिरोजा भी जुड़ी हुई है। फिरोजा, आप अपनी कहानी बताइए। पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान का है, हम हज़ारा बरादरी से बिलोंग करते हैं। हम गजनी से हैं, गजनी जौहरी से। हमारी फैमिली अभी भी जौहरी में है और हमारे कुछ फैमिली रिलेटिव्स काबुल में हैं, जो वो कहीं भी आप ही का वो समुदाय है हज़ारा जो तालिबानियों को टक्कर देता है, उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है? उठ खड़ा हुआ, लेकिन हमारे ही हज़ारा को डायरेक्ट किल करता है। डायरेक्ट किलिंग जो होती है हज़ारा पीपल को करता है, और वो ये नहीं देखता है कि ये कौन है ये नहीं है। वो कहीं भी हज़ारा उनको मिलता है तो उनको मार देता है। लेकिन आप एक बहुत बहादुर कौम की हैं, जो लोग तालिबानियों के खिलाफ हमेशा से उठ खड़े हुए हैं, हमेशा झंडा बुलंद किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन अब मजबूर हो गई तो हमने सरेंडर कर लिया। जो जौहरी और गजनी के लोग ने सरेंडर कर लिया मजबूरी में, क्योंकि उनको हमारे जो फैमिलीज है उनके पास और कुछ भी नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी सपोर्ट नहीं हो रहा था, नहीं हथियार नहीं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था, कुछ सपोर्ट नहीं हो रहा था। मजबूरन उन्होंने सरेंडर कर लिया। अब वो लोग वहाँ पे फंसे हुए। अब तालिबान उनसे डिमांड कर रहा है पैसों का कि अब हमें पैसे दे दे, गजनी और जौहरी में, लेकिन उनके पास खुद की चीज़ें नहीं है तो वो कहाँ से करेंगे। आपके परिवार के कुछ लोग हैं अभी भी गजनी में? हाँ जी, बहुत सारे हैं, हमारी पूरी फैमिलीज है, रिलेटिव्स। क्या हाल में आपकी उनसे बातचीत हुई है, वो होती है? नहीं, क्योंकि फ़ोन बंद है सबके, सब फोन बंद है। हाँ, वहाँ पे सिग्नल नहीं है, क्योंकि वो लोग विलेज में हैं। अच्छा, विलेज में जौहरी में वो। लेकिन पहले तो बातचीत हुआ करती है? हाँ जी, पहले होती थी। अब ये टेलीकम्युनिकेशन भी कटा है? हाँ जी, तालिबान के आने के बाद? जी, अभी सडनली इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये कि क्या ये स्थिति सिर्फ उन इलाकों में है जहां तालिबान के खिलाफ विरोध है, विद्रोह है, या ये पूरे अफगानिस्तान में इस तरह से? ये नीलाब, आपको कोई जानकारी है इस बारे में? जी, आप संपर्क कर पा रही हैं? आपकी भी बहन है ना? नहीं, मैंने तो अभी उस दिन भी बताया कि अभी तक मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसे कहने में आया है कि वो जो सिग्नल मिलता है फ़ोन को, तालिबान ने उनको मतलब बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है कि कोई अपनी फैमिली वालों से या कोई, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल, तो इसलिए उन्होंने वो मतलब बिल्कुल वीक कर चुका है कि किसी के हाथ की मतलब कुछ पहुँचे ना, कुछ तो किसी मतलब को मिले इंटरनेट के जरिए लोग संपर्क नहीं कर पा रहे, इंटरनेट बंद है वहाँ पर? इंटरनेट भी बंद है और डायरेक्ट भी फ़ोन जो होते हैं वो भी बंद किया है उन्होंने। और ज़्यादातर अभी जो बैलेंस डलता है मोबाइल के अंदर वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसा मतलब बहुत सी लोगों को वो नहीं मिल रहा है। ऐसा मतलब तालिबान ने पाबंदी लगा रहा है? बिल्कुल पाबंदी लगाया है जी। तो लोग किसी से संपर्क नहीं कर? आपकी कब से बात नहीं हुई अपनी बहन से? मेरी तो, मैंने बोला था पहले भी कि जो काबुल को लिया था उस दिन, उससे पहले भी मेरी बात नहीं हुई थी। अभी मतलब पिछले हफ्ते से आप अपनी बहन से? नहीं, बिल्कुल बात नहीं हुई मेरी उनसे। क्योंकि फ़ोन जो मतलब रिचार्ज होता है उसकी परमिशन नहीं मिल रही है? नहीं, वो रिचार्ज ही वाला नहीं मिल रहा है। जो रिचार्ज वाला जो बना देते हैं पहले कंपनी वाले, अब कोई है ही नहीं बनाने के लिए, तो बिल्कुल वो नहीं मिल रहा है किसी को बाहर। तो वैसे तो अगर रिचार्ज नहीं होगा तो किसी को कैसे कॉल कर सकता है? और इंटरनेट के जरिए भी बात है? नहीं, इंटरनेट के जरिए भी बात नहीं। आप कुछ कहना चाह रही थी फिरोजा? वहाँ पे वाईफाई सिस्टम नहीं है, जो है 4G या 3G है, और वहाँ पे इतना मतलब सब कुछ नहीं हो रहा है, हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
या वहाँ पे हमारे बहुत सारे फैमिलीज हैं, लेकिन हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक तो वो डरे हुए, कहीं जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। वो सारे मतलब इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि वो लेडीज़ है, उनको हैरस में लेके फिर कुछ लेडीज को तो problem बाहर है। निकलने की इजाजत ही नहीं है। जी बिल्कुल भी। मीना, आप बता रही थी कि आपका परिवार पंजशीर घाटी में है। हाँ जी मैम। आपकी माँ, हाँ तो जी। पंजशीर में तो बिल्कुल ही संपर्क नहीं होगा, वहाँ तो लड़ाई चल रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है नेटवर्क से, क्योंकि नहीं चल रही है वहाँ। तकरीबन एक हफ्ते से मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं किया है, और कभी कभार जो वो लोगों को आदमी आती है, मतलब नेटवर्क आती है, कुछ आती है, तो फिर पहाड़ में थोड़ा सा ऊंचे जगह पर चली जाती है, वॉइस रख देती है, मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ, फिर मैं उसके लिए वॉइस रख देती हूँ। 5 दिन बाद उसका वॉइस ऐसे घूमती घूमती फिर एक दिन वो उसके लिए पहुँच जाती है। बहुत प्रॉब्लम है उधर, तो मैसेज बहुत छोड़ती प्रॉब्लम हैं है। आप। हाँ जी। पंजशीर के बारे में बताइए, ये इलाका, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि जैसा कि हमने अभी बताया कि यही वो इलाका है जो अभी तालिबान के कब्जे में नहीं है, और यहाँ के लोग जो लड़ाके हैं वो ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं, युद्ध हो रहा है तालिबान के साथ उन लोगों का। अपने पंजशीर इलाके के बारे में, वहाँ के लोगों की स्पिरिट के बारे में, योद्धाओं के बारे में, क्या उनके अंदर वो स्वाभिमान है जिस वजह से आज तक तालिबान वहाँ कब्जा नहीं कर पाया और अभी भी वो तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, ये बताइए। अभी तो तकरीबन कोई भी जितनी भी लड़ाई हो चुका है अफगानिस्तान को, वो पंजशीर को हासिल नहीं किया है, चाहे रूस हो या जर्मन हो या तालिब हो। ऐसा क्या है पंजशीर के पानी में, पंजशीर के लोगों के इतनी कुदरत की है, सीरत में, उसके मर्दों में इतनी हिम्मत है, औरतों में, क्योंकि इसकी लेडीज भी, उसकी मर्द भी, उसके बच्चे भी उतने मुशल है कि अपने देश के लिए अपनी जान भी गंवा सकती है। जो भी है तो है, लेकिन पावर उनके पास है, उसके पास अल्लाह का कुदरत है, इंशाल्लाह वो जीत जाएगी। हमको, आप भी तो पंजशीर की महिला हैं, है तो आप भी वो जज्बा तो आपके अंदर भी भरा हुआ है। कि मैं इतनी बोलती हूँ कि मैं बोल दिया कि मैं अगर कोई भी पाकिस्तान का लोग मेरे सामने आमने सामने बात करे, मैं इसको अच्छी सी सबक सिखाती हूँ, क्योंकि मेरी जान को खतरा भी इधर है। मेरे को अभी भी धमकियाँ दे रही है अफगानिस्तान से कि तुम मत सोचो कि तुम इंडिया में हो, सेफ्टी हो। अगर हम क्या चाहे, मिलती हैं आपको? हमको चाहिए कि तुमको वहीं पर ख़त्म करे, बच्चे को तुम्हारे अगवा के पाकिस्तान ले जाए कश्मीर के रास्ते से, और हमारे साथ उधर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं डरती आपको नहीं, पाकिस्तान से आती है? आती है, हाँ, उन लोगों की याद से आती है, क्योंकि उन लोगों मेरे को जो अफगानिस्तान में है, उन लोगों की याद से है, जो मेरे को जानती है, पहचानती है, मेरे ससुराल वाली की याद से है। लेकिन उस तरफ से मेरे को बहुत ज्यादा धमकी आती है। मैं लेकिन डरती नहीं हूँ। आप डरती नहीं है, क्योंकि एक तो आपके अंदर ये जज्बा, ये पंजशीर का जज्बा है। हाँ जी, अगर 10 साल पहले मेरे को इतनी हिम्मत होती थी, अभी तक मैं इंडिया में नहीं होती, मैं अपनी मुल्क में होती थी अपने बच्चों के साथ। लेकिन अभी मेरे को हिम्मत भी जो दिया है, जितना पंजशीर का लोग दिया है, जितने मेरे इंडिया का, मेरी सारी फैमिली जो इंडियन है और मेरे फ्रेंड है, उसने मेरे को दिया है। मैं सबसे शुपासगुजार हूँ। नीला, अब हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी हमने नज़ीर इनसे बात कर रहे थे, ये यहाँ पर मैच के लिए आए हुए थे, और कि वहाँ पे खेल पर भी पाबंदी है, और आपने ये कहा कि बहुत गहरी टिप्पणी की कि हर चीज़ से पाबंदी है, तो आखिर चाहते क्या हैं ये? हाँ, ये लोग बोलते हैं कि मतलब खेल में पाबंदी है, औरतों को बाहर जाने में पाबंदी है, मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं उन लोगों ने पाबंदी लगाया है। सिर्फ इन लोगों का कहना है कि आप खा लो, सो और उठ के हमारे जैसे कपड़े पहनो और जहाद कर दो, बस। सिर्फ तालिबों की नज़र से सिर्फ यही चीज़ें अलाउड है, बाकी सारी चीज़ें बंद है। ना तो कोई स्पोर्ट कर सकता है, ना तो कोई सिंगिंग कर सकता है, ना कोई मतलब काम कर सकता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाद करना है, बस। इनकी नज़रिए से यही बात है कि सिर्फ जहाद करना है। लेकिन हर बार जहाद नहीं होता है। जहाद ने कौन सी मतलब कुरान शरीफ के किस सूरे पे आया है कि आप लोग कुछ मत करो, आप लोगों के लिए ये नहीं है, आप लोगों के लिए वो नहीं है। इन लोगों ने अलग से अपने कुछ किताब बनाया है, किताब बनाए हैं कि अब औरतें ये से नहीं कर सकते, जेंट्स को ऐसा रहना चाहिए, जेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। इस्लाम को भी कहाँ मानते हैं लोग? ये लोग नहीं मानते। नज़ीर, आप बता रहे थे कि क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, खेलते थे, तो आपको पहले भी बहुत धमकियाँ मिलती थी क्योंकि खेल के खिलाफ है तालिबान। ये हमारा खेल को तो हमको बहुत वार्निंग्स भी मिला है, वार्निंग्स हमको बहुत मिला है, हमको खेलना नहीं देते। हम जब ट्रेनिंग्स, हम अपना ये लास्ट 5 जो इंडिया पे था, हम अपना ट्रेनिंग घर पे किया है। मेरा एक छोटा भाई भी है, मोहम्मद। पर तब तो तालिबान नहीं था, फिर भी धमकी मिलती थी। वो तालिबान
शुरू से था अफ़गानिस्तान पे, लेकिन ये अचानक ये सब बहुत हो गया। धमकियाँ पहले से मिलते थे। जब ये तालिबान ये अफ़गानिस्तान, हम मज़ार पे रहते हैं, मज़ार के आजू बाजू पे जब आए थे तो सब जिम्स बंद हो गया था। जब मज़ार को पर नहीं खुद तो वो जिम में उछल कूद मचाते हुए दिख रहे थे। जब तालिबान काबुल में घुसा और जो तस्वीरें वीडियोस आए उनमें एक वीडियो था कि तालिबान के लोग जो हैं वो जिम में घुस के सब मशीनें ट्राई कर रहे हैं। हाँ, वो सभी जिम्स खराब कर मतलब दिया। कानून जो है वो सिर्फ आम जनता के वो मस्खरा कर रहे थे। वो जिम्स के बारे पे मस्खरा कर रहे थे। हमको ट्रेनिंग करना नहीं देते हैं, हमको सपोर्ट नहीं मिलता, हमको सिर्फ वार्निंग्स मिलता है। जब हमारा एक बड़ा भाई था, हाँ। वो भी हमको बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी ये स्पोर्ट्स खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली उसको तालिबान ने मार डाल दिया था। आपके बड़े भाई को? हाँ, वो 4-5 महीने के। आपके सगे भाई? जी हाँ, वो भी हमको बहुत सपोर्ट करता था। वो भी ट्रेनिंग भी करता था, इसीलिए उनको मार डाल दिया था तालिबान। 5 महीने पहले? जी हाँ। उसको 3 गोली मारा था। वो बीच सड़क पे मारा था उन लोगों ने। नज़ीर, हम आपका दर्द समझ पा रहे हैं और उसके बावजूद आपके अंदर इतनी बहादुरी है कि भाई की हत्या हो गई खेलने की वजह से, मार्शल आर्ट्स की वजह से, और लेकिन आप फिर भी खेल रहे हैं। इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आपने नहीं छोड़ा। देश की वजह से हम खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। आपको डर नहीं लगा जरा सा भी कि भाई के साथ जो किया मेरे साथ भी? हमको प्राउड फील होता है जब हम अपने देश के लिए खेलते हैं। और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया के साथ किया। हमको सपोर्ट अफगानिस्तान पे नहीं मिलते। हमको ऐसा देश जाने जिधर हमको सपोर्ट मिले। हम एक स्पोर्ट्समैन है, हमको सपोर्ट चाहिए। अफगानिस्तान पे हमको सपोर्ट नहीं मिलता है, सिर्फ धमकियाँ मिलते हैं। हमको ट्रेनिंग करना जिम पे नहीं देते हैं, हम अपने घर पे ट्रेनिंग करते हैं। जो चीज़ें हमको चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। जब हम घूमने चले तो हमको सताता है, तो हम खेलने चले हमको सताता है, जो हम प्रैक्टिस करने चले। और अब तो आप वापस जाने का सोच भी नहीं सकते? नहीं, हम नहीं सोच सकते। अगर इस बार जाएंगे तो कोई चांस नहीं है हमको 2 बार हमको वार्निंग्स मिला, बहुत खतरनाक वार्निंग्स भी मिला। हमने क्या, किस तरह की वार्निंग्स मिली आपको? वो सिर्फ यही बोलते हैं, अगर दोबारा हमने आपको, ये हमारा एक दोस्त है, वो भी खेलते हैं, उसका भी फाइट है आगे। उसको खली हमको वो जिम की तरफ जाते उसको पकड़ लिया था तालिबान ने। उसका बैग उसका हाथ से छीन लिया। उसको बोला अगर तुझे दोबारा जिम की तरफ देखो तो तुम्हारा दोनों पैरे काट दूंगा, तुम्हारा बाप को भेज दूंगा और तुम्हारा सर अपने साथ ही ले जाऊंगा। इस तरह ऐसा करते भी वो खाली उसका मैसेज, उसका वॉइस, वो सब भी हमारा पास है। ये तालिबान लोग, ये हमारा जो हम स्पोर्ट्स करते हैं उन्हीं का खिलाफ है। सिर्फ स्पोर्ट्स पर नहीं, वो लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। ये किस तरह के मुसलमान हैं? छोटे बच्चे को वो डराते हैं, बड़े को उन डराते हैं, यार लड़कियों को वो डराते हैं। फिर वो सब बोलते हैं इस्लाम यही है, इस्लाम ये सिर्फ जिहाद करो। यार ये किस तरह के जिहाद है? ये किस तरह के मुसलमान है ना? किस तरह के तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम में ये लिखा नहीं है। इस्लाम पे यही लिखा है कि एक स्पोर्ट्समैन को बीच सड़क पे 3 गोलियां मारो। नहीं, ये लिखा है। ये काफिर लोग ये नहीं करते, काफिर लोग ये नहीं करते। ये वो क्या कर, वो तो सिर्फ ट्रेनिंग करता था। क्या उम्र थी आपके भाई की? या छोट, उतना बड़ा नहीं था वो। 30 साल के एक नौजवान को इस तरह मार दिया, बीच सड़क पे मार दिया। उनको 3 गोली भी मार दिया। उनका बच्चा रह गया, उनका बीवी रह गया, सब रह गया। याद आता है भाई आपको? हाँ, क्यों नहीं आता। वो भाई हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको उसी से मिलता था। जब वो गया तो हमको लेकिन हम दाद देते हैं कि इसके बावजूद, इस सब के बावजूद आपका भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपने जो दम रखा है, जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए हम आपको दाद देते हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, ताकि वो खेल जिसके लिए आप अपनी जान दांव पे लगाए फिरते हैं, सर पर कफन बांध कर ही तो खेलते हैं आप। हम खेलेंगे, सर पर कफन बांध के खेलते आए हैं आप। कोई आपको ऐसा स्पॉन्सर मिलेगा मीना? हम मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम लोगों यहाँ आ चुका है, हमारे सारे बच्चे जो यहाँ आ चुके हैं मोहम्मद नज़ीर की तरह,
और उसको सपोर्ट चाहिए। और जितने लोग जो इंडिया में है अफ़गानी लोग, उसको सपोर्ट दे दो प्लीज़ सर, मोदी जी सर हमारी सपोर्ट दे दो, क्योंकि हम बहुत मजबूर होके इधर आ चुका है। और हम लोग गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग जो रिफ्यूजी ऑफिस में है और UNHCR में है, हमको सपोर्ट नहीं मिल रही है UNHCR की तरफ से। हमको बहुत प्रॉब्लम यहाँ झेल चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर हम अपनी घर का किराया ना दे हम लोग सड़क पर आती है। अगर हमारी बच्चों का फ्यूचर नहीं बनेंगे तो बच्चे के फ्यूचर उम्र ख़राब होती है, हमारी तरह जो हमारा फ्यूचर ख़राब हो गई। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मोदी जी से कि प्लीज़ मोदी जी हमारा रिक्वेस्ट है कि हम आप UNHCR पर थोड़ा सा दबाव डाल दो कि हमारे हेल्प हो जाएगी, हमारे सिचुएशन बता जाएगी कि हम कितने साल तक और इंडिया में रहेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे ये मांगे हैं कि जो हमारे सपोर्ट लेटर जो हमारे रिफ्यूजी बहन भाई है उनको कहीं किसी कंट्री में तो अब इंट्रोड्यूस करो, उनको कहीं भेजो, और जो अनरिफ्यूजी है उनको रिफ्यूजी करो। क्योंकि हमारे जो भाई है बहुत सारे हमारे यंग ब्रदर्स है सिस्टर्स है जिनकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। कहीं भी जॉब अप्लाई करते करें आपके पास कार्ड नहीं है, यहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट्स नहीं होते, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, इनकम सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। पहले जो लोगों का कुछ ना कुछ अफगानिस्तान से था, अब वो भी बंद हो गए। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इस महीने का रेंट किसी ने नहीं दिया होगा, किसी ने रेंट नहीं दिया, किसी ने समझ सकते हैं मजबूरी। अब मालिक मकान तो ऐसे बिना रेंट के नहीं रखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो रेंट मांगेंगे हमसे, लेकिन हम क्या करेंगे? चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या रिक्वेस्ट है? जी, मेरा भी यही रिक्वेस्ट है, मोदी जी से रिक्वेस्ट है, बाकी सारे भारत वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे लिए थोड़ा सा अपना आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो UNHCR के अंदर जो काम हो रहे हैं हमारा मतलब कुछ नहीं देख रहे वो लोग। बिल्कुल हम मतलब यहाँ परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं। यहाँ तक हम जो सिम लेते हैं वो 3 महीने के अंदर बंद हो जाता है हमारी नंबर्स। तो हमें ये UNHCR सपोर्ट कर दे। बाकी हमारे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन जी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से मदद मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि क्योंकि अभी अफगानिस्तान जाने की स्थिति में नहीं है, अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं, दिन प्रतिदिन किस तरह से बिगड़ रहे हैं हम सब देख रहे हैं। तो इनकी ये गुहार है, ये अपील है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इनकी मदद करे। आप सभी का अहमद नज़ीर, नीलाब, फिरोज़ा, मीना हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास पेशकश में इतना ही। दर्द अफगानिस्तान आप देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।